हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो अब इस लेक्चर में हम आगे अब मूव ऑन करते हैं। तो पिछले लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा था? हमने सबसे पहले पढ़ा था रैंडम वेरिएबल। हमें क्यों जरूरत पड़ी रैंडम वेरिएबल के लिए? बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम 100% असर्टेन नहीं है कि यही होगा, लेकिन हमें ये पता है कि वो ये हो सकता है। तो ऐसी चीज़ों को, ऐसी हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें आएंगे जिनको हम मॉडल करते हैं। स्टैटिस्टिक्स में आपको ऐसी चीज़ें आएंगी तो हम उसको मॉडल करते हैं एज ए रैंडम वेरिएबल। जैसे कोई एक्सपेरिमेंट है, उसके बहुत सारे आउटकम पॉसिबल है। क्या क्या आउटकम पॉसिबल है वो मुझे पता है, लेकिन अभी क्या आउटकम आएगा वो मैं गारंटी के साथ नहीं बता सकता। हाँ, उन्हीं पॉसिबल आउटकम में से कुछ आएगा। तो हम ऐसे इवेंट्स को हम मॉडल करते हैं एज अ रैंडम वेरिएबल। ऐसी कोई चीज है तो हम उसको रैंडम वेरिएबल की तरह मॉडल करते हैं। रैंडम वेरिएबल की तरह उसको मॉडल करके उसके आउटकम्स को हम क्वांटिफाई कर देते हैं एज अ रियल नंबर। तो हमने यहां तक कर लिया था। तो उसमें जब हम क्वांटिफाई करते हैं तो हमें दो तरह के रैंडम वेरिएबल मिलते थे, एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल मिलता था और एक कॉन्टिन्यूअस। अब चूंकि रैंडम वेरिएबल में जो भी चीज होगी वो प्रोबेबिलिटी के टर्म में होगी, क्योंकि आप कुछ भी सर्टेनिटी के साथ नहीं बोल सकते। हाँ, प्रोबेबिलिटी के टर्म में आप हमेशा बात करोगे। तो हमने फिर इसीलिए प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड चीजों की स्टडी करी थी इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। वहां पे हमने प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्या पढ़ा था? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो ये दोनों चीजें प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड थी। इसी तरह से जब हम कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में आए थे तो हमने पढ़ा था आपका CDF क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, है ना। प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, उसका नेचर कैसा होता है, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, कैसा कॉन्टिन्यूअस होगा, कौन स्टेयर फंक्शन, सब पढ़ा था। और वो बेसिक लेक्चर थे। मुझे पता है कि मैंने उसमें टाइम 7 से 8 घंटे शायद लिए होंगे, तो वो लेकिन बहुत जरूरी था। अगर आपको सब्जेक्ट को अच्छे से सीखना है ताकि आप उसको एप्लीकेशन ओरिएंटेड भी, कभी फ्यूचर में आप M.Tech करने जाते हैं, कुछ भी करने जाते हैं, तो आपको जब उसकी जरूरत पड़े तो आपकी इतनी थिंकिंग एबिलिटी होनी चाहिए। और आपको मैं न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा इजी बना दूंगा उस बेस को क्रिएट करने के बाद। रैंडम वेरिएबल के क्वेश्चन में आप गेट लेवल का हो, इजिली सॉल्व करोगे, है ना। तो इसलिए वो जरूरी था। कुछ लोग सोच सकते हैं जिनको सीधे न्यूमेरिकल चाहिए होता है, बस आंसर निकालने की टेक्निक, उनको लग सकता है कि ये बेस इतना ज्यादा पढ़ाने की क्या जरूरत थी, एक ही चीज को इतनी बार बताने की क्या जरूरत थी। क्योंकि वो जो इंट्यूसिव थिंकिंग है वो कहां से आया, कैसे हो रहा है, वो बिल्ड करना थोड़ी सी जरूरत थी उसकी। इसीलिए मैंने उसको लिया टाइम, है ना। जरूरत थी इसीलिए लिया, अननेसेसरली नहीं। कुछ लोगों को लग सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन आप उसको जरूर देखिए, आपको उससे बहुत सारी चीजें, इंट्यूसिव थिंकिंग आपकी बिल्डअप होगी। और जितना पढ़ाया अभी उतना ही सोचिए, उससे ज्यादा रिसर्च करने की भी जरूरत नहीं। क्योंकि कुछ लोग थोड़ा सा बता दो अच्छा तो उस पर और ज्यादा रिसर्च करने लगते हैं। अभी उतना ही कर लो, बहुत मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है ना। तो अब हम इस लेक्चर में डिस्कशन आगे करने वाले हैं। जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आप पढ़ते हो, वेरिएंस ऑफ ए रैंडम वेरिएबल, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, आपको सीधे फार्मूला लिखा दिया जाता है ना। अब देखो उसकी भी कैसे, उसका सिग्निफिकेंस क्या है समझना जरूरी है। तभी मैं आगे के जो फार्मूले हैं, मल्टी रैंडम वेरिएबल के केस में एक्सपेक्टेड वैल्यू का फार्मूला, वेरिएंस का फार्मूला, क्या वो सिग्निफाई करता है, और उसको मैं डायरेक्टली डिराइव कर सकता हूं। हर फार्मूला मुझे रटने की जरूरत नहीं, अगर आपको थोड़ी सी थिंकिंग अच्छे से बिल्डअप हो गई है तो मैं उसी को अब इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अबाउट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट सिग्निफाई। इसी तरह से हम वेरिएंस के बारे में बात करने वाले हैं। व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट सिग्निफाई। हम इसके बारे में पढ़ते क्यों हैं, हम अलग अलग मोमेंट्स क्यों निकालते हैं ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। अब मैं सिंपल सा एक एग्जांपल लेता हूं समझाने के लिए, और उसी एग्जांपल को रिलेट करेंगे रैंडम वेरिएबल में, तो आपको क्लियर हो जाएगा व्हाई वी नीड दिस एक्सपेक्टेड वैल्यू, व्हाई वी नीड दिस वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। लेट अस से दो क्लासेस हैं, क्लास ए और क्लास बी। दो क्लासेज हैं, क्लास ए एंड क्लास बी, ठीक है ना। सिंपल सा एग्जांपल, आपको एग्जांपल से चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आती हैं, ठीक है ना। आप एग्जांपल को अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, ये समझने के लिए है। मैं फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू का फार्मूला लिखूंगा और उसके बारे में फिर डिस्कशन करूंगा, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है ना। क्लास ए, क्लास बी, ठीक है ना। दो क्लासेज हैं, दोनों में मान लेते हैं 100 ऑफ स्टूडेंट्स हैं। दोनों क्लासेज में 100 स्टूडेंट इस क्लास में भी हैं, लेट्स से 100 नहीं, लेट्स से 50 स्टूडेंट इस क्लास में भी हैं, 50 स्टूडेंट्स इस क्लास में भी हैं, ठीक है।
एक ही ब्रांच के हैं, मान लो इसी ब्रांच के ही हैं, हम लोग इसी के हैं तो इसी ब्रांच के मान लेते हैं, ठीक है। अब सेम ही सब्जेक्ट का दोनों क्लासेस में पेपर कराया जाता है, सेम पेपर दोनों क्लासेस में दिया जाता है, क्लास ए में क्लास बी में, और हमें जज करना है या कंपेयर करना है तो परफॉर्मेंस ऑफ द टू क्लासेस कि क्लास ए की परफॉर्मेंस बेटर है, क्लास बी की परफॉर्मेंस बेटर है, क्या है, हमें परफॉर्मेंस को जज करना है दोनों क्लासेस की और कंपेयर करना है एक तरह से। तो मैंने एक ही सेम पेपर लिया, इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यहाँ के भी 50 स्टूडेंट वही पेपर दे रहे हैं, यहाँ के स्टूडेंट 50 स्टूडेंट भी वही पेपर दे रहे हैं, ठीक है ना, और हमें इनके परफॉर्मेंस को कंपेयर करना है। तो आपके दिमाग में क्या आएगा, मैं कैसे कंपेयर करूं, यहाँ के 50 स्टूडेंट दिए, उनकी मार्किंग मैंने कर ली, कोई 20 नंबर का लेट से पेपर है 20 मार्क्स का, कोई 15 मार्क्स लाया, कोई 20 मार्क्स लाया, कोई 17 मार्क्स लाया, कोई 13 लाया, कोई 9 होगा, कोई 5 लाएगा, कोई 2 लाएगा, कम ही पा सकते हैं, कोई 18 लाएगा। इस तरह से यहाँ भी कुछ स्टूडेंट 20 के आसपास होंगे, कुछ 10 के आसपास होंगे, इस तरह से रैंडम ही होगा, मुझे तो नहीं पता, मैं मान लेता हूँ इस तरह से कुछ होगा, मार्क्स आ गए। यहाँ पे भी 50 स्टूडेंट के मार्क्स आपके पास आ गए, यहाँ पे भी 50 स्टूडेंट के मार्क्स आपके पास आ गए, ठीक है ना। अब मुझे दोनों के क्लास की परफॉर्मेंस को कंपेयर करना है, तो मैं किस चीज से इजीली कंपेयर कर सकता हूँ, पहली चीज मेरे दिमाग में क्या आनी चाहिए कि मैं दोनों क्लासेस को इजीली कंपेयर कर पाऊंगा। अब ये तो होगा नहीं कि मैं यहाँ के एक स्टूडेंट को फिर 50 स्टूडेंट से कंपेयर करूं, दूसरे को 50 स्टूडेंट से, ये तो बहुत ब्लेंदी सी चीज हो जाएगी, है ना। मैं कैसे कंपेयर करूं इन दोनों क्लासेस की परफॉर्मेंस का, तो सबसे बेसिक सी चीज आएगी, मैं इस क्लास का एवरेज मार्क्स निकाल लेता हूं, इस क्लास के स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स, है ना, कोई ज्यादा पाया होगा, कोई कम पाया होगा, तो ओवरऑल एक स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स यहां पे क्या है ये निकाल लूं, मैं एवरेज मार्क्स यहां के स्टूडेंट का भी निकाल लूं, टोटल मार्क्स जो कोई ज्यादा पाया कोई कम पाया, तो एवरेज एक स्टूडेंट का मार्क कितना है। अब मैं इन दोनों एवरेज मार्क्स को कंपेयर करके, एवरेज मार्क्स पर स्टूडेंट, एवरेज मार्क्स ऑब्वियसली पर स्टूडेंट, एवरेज मार्क्स पर स्टूडेंट दोनों का अगर मैं निकाल लूं, है ना, एवरेज मार्क्स पर स्टूडेंट दोनों का निकाल लूं और दोनों को कंपेयर करूं, तो इससे मुझे परफॉर्मेंस का आइडिया लग जाएगा। अगर यहां के एक स्टूडेंट का एवरेज मार्क, अगर यहां का एवरेज मार्क्स जो आया पर स्टूडेंट इज ग्रेटर देन द एवरेज मार्क्स पर स्टूडेंट ऑफ क्लास बी, तो मैं कह सकता हूं कि क्लास ए की ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी है क्लास बी से। अगर क्लास बी का एवरेज मार्क्स पर स्टूडेंट ज्यादा आया कंपेयर टू क्लास ए, तो मैं कह सकता हूं कि क्लास बी की परफॉर्मेंस ओवरऑल क्या है, अच्छी है क्लास ए से, ठीक है। अब अगर दोनों के मार्क्स आसपास आ गए, तो ये क्या हुआ, आप एवरेज मार्क्स निकाल के दोनों को क्या कर पा रहे हैं, कंपेयर कर पा रहे हैं, परफॉर्मेंस को कंपेयर कर पा रहे हैं। तो एवरेज मार्क क्या हो गया, एक तरह से एक परफॉर्मेंस इंडेक्स हो गया, जिसके बेसिस पे इस क्लास की परफॉर्मेंस आप मेजर कर पा रहे हो और मेजर करके कंपेयर। अगर यहां का एवरेज मार्क, अब देखो मैं इंडिविजुअली अगर देखना चाहूं क्लास ए को, अगर क्लास ए के पर स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स, अगर एक स्टूडेंट का ओवरऑल एवरेज मार्क है ना, सारे स्टूडेंट का मार्क्स जोड़ के डिवाइड बाय 50 कर दो, एक पर स्टूडेंट एवरेज मार्क आ जाएगा। तो अगर यहां का एवरेज मार्क्स बहुत हाई आया, मतलब 20 के आसपास आ गया, 17-18, तो आप कह सकते हो कि यहां के स्टूडेंट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अगर एवरेज मार्क्स बहुत कम आया ओवरऑल, तो कहोगे ज्यादातर स्टूडेंट ने यहां बेकार परफॉर्म किया है। अगर एवरेज मार्क्स मॉडरेट आ गया, बीच में कहीं आ गया 12-13, तो यहां के स्टूडेंट ने ओवरऑल एवरेज या मॉडरेट परफॉर्मेंस दी है। ओवरऑल परफॉर्मेंस आप इस क्लास की इस तरह से बता सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ दैट एवरेज मार्क। इसी तरह से यहां के क्लास के स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को भी इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, जज कर सकते हो। अगर एवरेज मार्क्स ओवरऑल बहुत हाई आया, तो आप कहोगे यहां के ज्यादातर स्टूडेंट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, ओवरऑल परफॉर्मेंस इस क्लास की बहुत अच्छी है। एवरेज मार्क्स बहुत कम आया तो ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत बेकार है, और अगर एवरेज मार्क्स मॉडरेट आया तो ओवरऑल परफॉर्मेंस मिली जुली या बीच की है, एवरेज परफॉर्मेंस है इस क्लास की ओवरऑल, आप ऐसा कहोगे। तो आप एवरेज वैल्यू निकाल के इस क्लास की परफॉर्मेंस को क्या कर पा रहे हो, एनालाइज कर पा रहे हो, एनालिसिस कर पा रहे हो, उस पर कमेंट कर पा रहे हो, उसको ओवरऑल जज कर पा रहे हो, है ना। कितना एक एवरेज मार्क्स निकाल के आप कितने अच्छे से एनालिसिस कर पा रहे हो। अब देखो, तो वही चीज जैसे यहां जो सिग्निफिकेंस है क्या एवरेज मार्क्स का, वही सिग्निफिकेंस है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल इज नथिंग बट
द वेटेड एवरेज ऑफ ऑल द वैल्यूज दैट इट अज्यूम्स। वहां पे वो रैंडम वेरिएबल क्या करता है, कुछ रियल वैल्यूज अज्यूम्स करता है विद सम प्रोबेबिलिटी। तो वहां हम एवरेज ना लेके क्या लेते हैं, वेटेड एवरेज लेते हैं, और उसी को हम कहते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। एक्सपेक्टेड वैल्यू किसी रैंडम वेरिएबल का निकालना जस्ट लाइक एवरेज निकालना, और कुछ नहीं होता है। बस वो एवरेज क्या है, वेटेड एवरेज है। यहां नॉर्मल एवरेज है, सारे मार्क्स को जोड़ दो, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कर दिया आपने, आपका क्या गया, एवरेज मार्क आ गया। तो जस्ट लाइक जैसे एवरेज मार्क्स निकाल के आप परफॉर्मेंस को बता पा रहे हो क्लास ए और क्लास बी की, और कंपेयर कर पा रहे हो दो क्लासेस की परफॉर्मेंस को। अगर केवल क्लास ए होता तो भी मैं एवरेज मार्क्स निकाल के क्लास ए की परफॉर्मेंस को एक देख पाता, एक सिंगल एवरेज मार्क्स के बेसिस में मैं ओवरऑल परफॉर्मेंस जज कर पाता क्लास ए की कैसी है। ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ क्लास बी की मैं इस एवरेज मार्क्स के बेसिस पे जज कर सकता हूं एंड कमेंट कर सकता हूं। तो एक सिंगल जो वैल्यू आई वो इसके इस पूरी क्लास को आइडेंटिफाई कर रही है, उस पूरी क्लास की परफॉर्मेंस को मेजर कर रही है, उसको सिग्निफाई कर रही है, उसको बता रही है कैसी है इस क्लास की परफॉर्मेंस, कितना ब्यूटीफुल है, एवरेज निकालना है ना। तो वही चीज वहां पे हो जाती है एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू लिखो, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। समझ में आई बात, एक्सपेक्टेड वैल्यू है ना। अब इसके बारे में भी समझेंगे, इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। फिर आएंगे वेरिएंस पे, वेरिएंस की क्यों जरूरत पड़ी, जब एक्सपेक्टेड वैल्यू बता दिया इतनी चीजें, तो रैंडम आपकी किसकी जरूरत पड़ी, वेरिएंस की क्यों जरूरत पड़ी। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स। तो दो तरह के हमारे पास रैंडम वेरिएबल है, एक क्या है कॉन्टिन्यूअस और एक डिस्क्रीट। तो पहले डिस्क्रीट के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना सीखेंगे, उसी को थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कॉन्टिन्यूअस का, कुछ करने की जरूरत नहीं। अब ये देखो क्लास ए क्लास बी को फिर से लेके आएंगे जब वेरिएंस पढ़ेंगे, इसी के आगे डिस्कशन शुरू करेंगे वेरिएंस के केस में। अभी हम तो लिखो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जस्ट लाइक अ एवरेज, आप जो निकाल रहे थे वही है ना। जैसे जो एवरेज का सिग्निफिकेंस था, तो ये एग्जांपल को आप अपनी लैंग्वेज के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये समझाने के लिए था व्हाई वी नीड दिस एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ आपने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट था जिसके आउटकम्स आ रहे थे, उसको आपने पहले क्वांटिफाई किया और रैंडम वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया। अब उस रैंडम वेरिएबल की आप डिफरेंट परफॉर्मेंस इंडेक्सेस निकाल के उस आप रैंडम वेरिएबल की प्रॉपर्टीज को, परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हो, ये क्या कर रहा है इसमें। इससे ये जो पूरा रैंडम वेरिएबल बन के आया एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स को मैप करने के बाद, उस रैंडम वेरिएबल की बहुत सारी परफॉर्मेंस इंडेक्सेस आप निकाल लो इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू, वेरिएंस, और उन वैल्यूज एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल के, वेरिएंस निकाल के, और इन सब चीजों को निकाल के उसकी परफॉर्मेंस जज कर रहे हो या उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो, और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप बहुत सारी चीजें एनालाइज कर सकते हो। इसलिए हम एक्सपेक्टेड वैल्यू, वेरिएंस निकालते हैं रैंडम वेरिएबल की, क्योंकि वो जो वैल्यूज आती हैं उनमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन हिडन है, और उस इंफॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, डिपिक्ट करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को हम डिकोड करते हैं, और उससे हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन, एक रैंडम चीज थी उसके बारे में हम बहुत सारी प्रिडिक्ट कर पाते हैं, एग्जैक्टली प्रिडिक्ट कर पाते हैं बहुत सारे केसेस में, तो है ना, या अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्टली प्रिडिक्ट कर पाते हैं, बहुत क्लोज प्रिडिक्शन हम करते हैं ना, इसी परफॉर्मेंसेस को क्या करके, एनालाइज करके। तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें। तो हम इसको डिनोट कैसे करते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहां वेटेड एवरेज होता है, क्यों, देखते रहना ध्यान से। मैं रैंडम वेरिएबल एक ले लेता हूं डिस्क्रीट, अभी मैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के रिस्पेक्ट में सब कुछ एनालाइज करने जा रहा हूं। आपने फार्मूला पढ़ा होगा, लेकिन मैं इसको और थोड़ा सा एकदम बेसिक से तोड़ के आपको दिखा देता हूं। एक रैंडम वेरिएबल है, तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, तो क्या लेता है, केवल इंटीजर रियल नंबर्स लेता है विद सम प्रोबेबिलिटी। तो मैं मान लेता हूं ये 1, 2, 3 एंड 4 वैल्यूज ले रहा है, बाकी इंटीजर वैल्यूज लेने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है। जो सैंपल स्पेस में नहीं उनकी प्रोबेबिलिटी 0। 1 की प्रोबेबिलिटी मैं मान लेता हूं ये भी 1/4 है, इसकी भी प्रोबेबिलिटी एज्यूम करने की 1/4 है, 3 वैल्यू एज्यूम करने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, 4 की भी एज्यूम करने की 1/4 है। ये पीएमएफ हो गया ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल। जो डिफरेंट वैल्यू जो सैंपल स्पेस में ले रहा है उनकी प्रोबेबिलिटी डिफाइन करते हैं, दैट इज नथिंग बट द पीएमएफ ऑफ द रैंडम वेरिएबल। क्लियर, सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वल है, और ओवरऑल इस पूरे सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी देखो 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 इज नथिंग बट इक्वल टू 1, दैट शुड बी 1, है ना। अब देखो ध्यान से, ये क्या कह रहा है,
Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. अब इसको ध्यान से, अब इसको मैं थोड़ा और ब्रेक कर रहा हूं। अब हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स पे पहुंचने वाले। एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स इज जस्ट लाइक एवरेज निकालना। आप इस जो रैंडम वेरिएबल यहां वैल्यूज अज्यूम कर रहा है, इन्हीं का एक तरह से आपको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। जैसे वहां स्टूडेंट 50 स्टूडेंट थे, 50 स्टूडेंट के आपको मार्क्स पता थे, तो उसका एवरेज आप कैसे निकालते थे, 50 स्टूडेंट के मार्क्स को ऐड करो भैया, 50 से डिवाइड कर दो, आपको एवरेज मार्क्स आ गया पर स्टूडेंट। वही चीज यहां करना है, लेकिन यहां आप डिफरेंट क्या हो गया। अब देखो डिफरेंट क्या हो जाएगा, ये क्या है, यक्स अज्यूम करता है 1 2 3 4 वैल्यूज, यही 4 वैल्यूज अज्यूम करता है विद दिस प्रोबेबिलिटी। 1 अज्यूम करने की ये प्रोबेबिलिटी है, 2 अज्यूम करने की, 3 और 4 अज्यूम करने की, 1/4 1/4। या इसको मैं दूसरी तरह से आपको डिफाइन करता हूं। आपका रैंडम वेरिएबल एक्स एक तरह से इंफॉर्मेशन इमिट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ 1 2 3 एंड 4। 4 ही तरह के मैसेजेस इमिट कर रहा है, या तो 1 इमिट कर रहा है, या तो 2 इमिट कर रहा है, या तो 3 इमिट कर रहा है, या तो 4 इमिट कर रहा है ना। 4 नंबर्स इमिट कर रहा है। 1 इमिट करने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, 2 इमिट करने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, 3 इमिट करने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, एंड 4 इमिट करने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है ना। अभी अगर मान लो उसने 2 इमिट किया, तो अगला वो 3 1 2 3 4 कुछ भी इमिट कर सकता है विद प्रोबेबिलिटी 1/4। अगला वो क्या इमिट करेगा, यू डोंट नो। आपको बस ये पता है कि अगला इमिट 1 करने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, अगला 2 इमिट करने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, अगला 3 इमिट करने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, अगला 4 इमिट करने की प्रोबेबिलिटी 1/4। अब मान लो मैं लेता हूं इसने 100 नंबर्स इमिट किए, 100 नंबर्स इमिट किए, इन्हीं का मैं एवरेज अब निकालने जा रहा हूं। इसने 100 नंबर्स इमिट किए। अभी इस फार्मूले को हम सीधे लिखेंगे, यहां से डेरिवेशन मैं कर रहा हूं, बस एकदम सिंपल, फिर हम कंटिन्यूअस के लिए। इसने 100 नंबर्स अगर इमिट किए, तो बताओ उसमें 1 कितनी बार आया होगा, 25 टाइम्स आया होगा कि नहीं, क्योंकि 1/4 प्रोबेबिलिटी है, मतलब 4 में से एक बार 1 आएगा। 1/4 का क्या मतलब, 4 में से एक बार 1 आएगा, तो 100 में से कितने बार आएगा, 25 बार। 2 कितनी बार आया होगा, 25 टाइम्स। 3 भी कितनी बार आया होगा, 25 टाइम्स। सबकी इक्वल प्रोबेबिलिटी है, तो 100 में से जितने बार, 1/4 बार 1, 1/4 बार ये, 1/4 बार 25 टाइम्स, ठीक है। अब ये 100 नंबर्स इमिट किया, इसी का तो एवरेज निकाल लूं। मैंने 100 नंबर्स मान लिया, आप n भी मान सकते हो, तो n/4 टाइम्स 1 आता है, n/4 टाइम्स 2 आता है, n/4 टाइम्स 3 आता है, n/4 टाइम्स 4 आता नहीं, अगर n नंबर्स ले लेते। तो इन्हीं का मैं एवरेज निकाल लेता हूं। मैं क्या कर लेता हूं, इन्हीं का एवरेज निकाल लूं। अगर 100 नंबर्स इसने इमिट किए, तो 100 नंबर्स का ओवरऑल एवरेज निकाल लूं, तब तो मुझे पता चल जाएगा कि यक्स ऑन एन एवरेज कौन सी वैल्यू इमिट कर रहा है। यही तो हो गया, ऑन एन एवरेज एक्स कौन सी वैल्यू ले रहा है। यक्स 1 वैल्यू ले रहा है विद 1/4 प्रोबेबिलिटी, 2 ले रहा है 1/4, 3 ले रहा है 1/4, 4 ले रहा है 1/4। तो मैंने 100 नंबर्स ले रही है। अगर 100 नंबर्स ये इमिट कर रहा है, या 100 बार 100 नंबर्स इमिट कर रहा है, या 100 नंबर्स बार बार एज्यूम कर रहा है, पहली बार कोई नंबर एक इन्हीं चारों में से, दूसरी बार कोई एक नंबर, फिर तीसरी बार, इसी तरह से 100 टाइम्स अगर इसने नंबर्स अज्यूम किया इसी सेट में से, तो उसमें से 25 बार उसने 1 अज्यूम किया होगा, 25 बार 2, 25 बार 3, 25 बार 4। तो ये ऑन एन एवरेज कौन सा नंबर अज्यूम करेगा, मतलब इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी या इसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी, यही आपको बतानी। एक्सपेक्टेड वैल्यू इसीलिए कि एक्सपेक्टेड क्या है कि ये क्या अज्यूम करेगा, एवरेज वैल्यू ये क्या अज्यूम करेगा, ओवरऑल ये क्या नंबर अज्यूम करेगा, मतलब ऑन एन एवरेज ये क्या अज्यूम करेगा, यही आपको बताना है। तो मैं क्या निकालूंगा भाई, 25 बार 1 आया तो एवरेज मैं इनका निकाल दूं। 25 बार 1 आया तो 25 गुणे 1, इसका टोटल कितना हो गया, 25 गुणे 1। इन सारे नंबर्स का मैं समेशन कर दूं, क्या कर दूं, सारे नंबर्स का समेशन डिवाइडेड बाय 100। तो जब ये एक वैल्यू कोई अज्यूम करेगा, अभी इसने 100 नंबर्स बार बार अज्यूम किए, पहले कभी 1, कभी 2, कभी 3, कभी 4। तो अगर एक बार ये एवरेज नंबर कौन सा अज्यूम करेगा, मुझे ये पता करना है। ऑन एन एवरेज ये कौन सी वैल्यू लेगा किसी एक बार में, वो मुझे पता करना है। तो इसने 100 नंबर में 25 बार 1 अज्यूम किया, 25 बार 2, 25 बार 3, 25 बार 4। तो इन सारे नंबर्स का मैं समेशन कर दूं, टोटल है ना, 100 नंबर्स का सबका समेशन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर 100। यही तो एवरेज निकालने का तरीका होता है। अगर 50 स्टूडेंट थे तो हर स्टूडेंट का नंबर मैंने ऐड किया, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ 100 नंबर्स हैं, हर नंबर की वैल्यू क्या है वो मुझे अगर पता है, तो सारे नंबर्स को जोड़ दूं मैं,
फिर डिवाइड बाय 100 कर दूं तो एक नंबर की एवरेज वैल्यू कितनी होगी वो मुझे पता चल गया। तो अगर कोई एक सिंगल वैल्यू इसे लेनी है ऑन एन एवरेज, तो ये कौन सी वैल्यू अज्यूम करेगा? दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। एवरेज वैल्यू ये क्या अज्यूम कर सकता है? चांसेस है कि 1 अज्यूम कर लेगा 1/4 से, 2 अज्यूम कर लेगा 1/4 से, 3 अज्यूम कर लेगा 1/4 से, 4 अज्यूम कर लेगा 1/4 से। तो ऑन एन एवरेज ये कौन सी वैल्यू अज्यूम करेगा ये बतानी है। एवरेज ऑफ ये एवरेज ऑन एन एवरेज कौन सी वैल्यू अज्यूम करेगा? एक्सपेक्टेड क्या है कि ये क्या अज्यूम करेगा? एवरेज वैल्यू, ठीक है ना। तो देखो आप 100 नंबर हैं, 100 नंबर का समेशन डिवाइडेड बाय 100, 50 स्टूडेंट तो 50 स्टूडेंट के सारे सबके इंडिविजुअल के नंबर जोड़ो दो 50 स्टूडेंट के, डिवाइड बाय 50 कर दो, ये आ जाता था। तो अब देखो एक 25 बार आया है तो इस सारे 1 का समेशन 1 + 1 + 1 25 बार करोगे तो कितना आ गया? 25 गुणे 2 कितनी बार आया? 25 बार। तो इस 2 को 25 बार जोड़ते जाओ, 2 + 2 + 2 सारे नंबर का समेशन जोड़ना ना। तो 2 गुणे क्या 25 बार 2 को जोड़ोगे तो 3 भी 25 बार आया है तो इसके सारे नंबर्स का समेशन 3, 4 भी 25 बार आया है तो ये। तो सारे जो 100 नंबर थे उन सब का समेशन कितना हो गया? इतना हो गया। 25 बार 1 25 हो गया, 25 बार 2 आया तो 50, 25 बार 3 आया तो 75, 4 बार 25 आया, 4 आया 25 बार तो 100 डिवाइडेड बाय क्या? 100। ये हो गया एवरेज। अब ध्यान से देखो, मैं 100 को सारे में डिवाइड करता जाता हूं तो देखो 25/100 कितना आ गया? 1/4 × 1 प्लस 25/100 1/4 × 2 प्लस 25/100 1/4 × क्या 3 प्लस 25/100 1/4 × 4। ये हो गया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। ये 100 नंबर से इसने इमिट किया तब भी यही आएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स। अगर ये 100 नंबर की जगह n ले लो तब भी यही आता, बस यहाँ n/4 होता। तो यहाँ जब टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने हो जाते हैं? n, और यहाँ आता क्या? n/4 n/4 अपान n 1/4 ही आता। तो 1/4 × 1 1/4 × 2 1/4 × 3 1/4 × 4। ये हो गया, इसी को कहते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। जो एक सिंगल वैल्यू थी ना, पूरे क्लास की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए, ओवरऑल परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए हमने एवरेज ले लिया, सारी क्लास के जो मार्क्स आए थे उसका एवरेज ले लिया, तो हमें क्या मिल गया? उस क्लास की ओवरऑल परफॉर्मेंस। उसी तरह से एक रैंडम वेरिएबल का एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स फाइंड करना मतलब ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस मेजर करना। ओवरऑल ये ऑन एन एवरेज कौन सी वैल्यू ले सकता है उसकी, है ना, ओवरऑल एवरेज वैल्यू, है ना। तो ये इसकी क्या होती है? एक परफॉर्मेंस इंडेक्स होती है। जैसे वहां पे एवरेज नंबर निकाल के आप उस क्लास की परफॉर्मेंस मेजर कर रहे थे, इसी तरह से रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स निकाल के ये इसकी क्या है? एक परफॉर्मेंस इंडेक्स है, जिसके बेसिस पे हम रैंडम वेरिएबल एक्स की प्रॉपर्टीज और उसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन डिपिक्ट करते हैं। क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब यहां ध्यान से देखो, इसको मैं वेटेड एवरेज क्यों कहता हूं? वेटेड एवरेज, इसको हम वेटेड एवरेज कहेंगे। क्या वेटेड एवरेज क्या है? मतलब इसको हम वेटेड एवरेज भी कहते हैं। ये सिंपली क्या आया देखो ध्यान से, 1/4 × 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/4 × दैट नंबर। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 कितनी थी? 1/4 × दैट नंबर। प्रोबेबिलिटी 3 की कितनी थी? 1/4 × दैट नंबर। प्रोबेबिलिटी 4 की कितनी थी? 1/4 × 4 दैट नंबर। तो हम क्या कर रहे हैं? वेटेड एवरेज निकाल रहे हैं। वेटेड एवरेज क्या क्या मतलब? अब देखो यहां पे मैंने सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वल ली है। सबकी प्रोबेबिलिटी क्या ली है? मैंने इक्वल ली है, तो सबके वेट्स क्या हैं? इक्वल हैं। एक तरह से क्या है? सबके वेट्स क्या हैं? इक्वल है। अब इसी में मैं दूसरा ले लेता हूं आपको वेटेड एवरेज का मतलब समझाने के लिए। यहां देखो ध्यान से, अगर मैं इसका देखो एवरेज अगर निकाल रहा हूं तो देखो ये आ रहा है 1 + 2 + 3 + 4 डिवाइडेड बाई 4। एक तरह से सिंपल आपने जैसे एवरेज 4 नंबर्स का निकालना होता तो 1 + 2 + 3 + 4, अगर 4 नंबर हैं, इनका ओवरऑल एवरेज निकालना हो तो चारों नंबर को जोड़ कर डिवाइड बाई 4 कर दो। यही तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आ गई। तो आप कह रहे हो ये तो नॉर्मल एवरेज आ गया सर, आपने अभी कहा वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज, अब देखो वेटेड एवरेज का मतलब क्या है। लेट्स से इसकी प्रोबेबिलिटी मैं कर दूं 1/3 है, इसकी 1/3 है, इसकी 1/6 है, इसकी क्या है? 1/6 है। तो अब क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स हो जाएगा? देखो ध्यान से, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्या हो जाएगा?
अभी आप यही वाली चीज इस पे भी रिपीट कर सकते हो। अगर 100 नंबर इमिट होंगे तो 1 कितनी बार आएगा, 3 में एक बार 1 आता है, तो 100 में कितनी बार आएगा, 100/3 टाइम्स, है ना। 100/3 हालांकि फ्रैक्शन है, लेकिन आप उसको ऐसे ले सकते हो। आप या तो ऐसा नंबर ले लो जो 3 से डिविजिबल हो, है ना, 99 ले लो, है ना, तो आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये नॉर्मली 100 नंबर्स नहीं होता, ये बहुत लार्ज नंबर पे हम ये एनालिसिस करते हैं, बहुत सारे नंबर्स लेके। जब ये नंबर्स बहुत लार्ज हो, 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़, उस पे ये एनालिसिस एकदम परफेक्ट होती है, प्रोबेबिलिटी वाली एनालिसिस, ठीक है ना। तो इससे कोई दिक्कत नहीं 100 नंबर्स लेके, लेकिन हम उसको एक एनालिसिस दे दे रहे हैं कि ऐसा ही होगा, ठीक है ना। तो 100 नंबर्स 100/3 टाइम्स आएगा, 200/3 टाइम्स, 100/6 टाइम, 100/6 टाइम्स, है ना। हालांकि वो फ्रैक्शन नंबर टाइम्स नहीं हो सकता, तो आप ऐसा नंबर ले लो, नंबर ऑफ नंबर जो 3 और 6 से डिविजिबल हो, तो आपको थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगी, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो जब आप ले हुए 100 नंबर्स लेके एनालाइज करोगे तो यही चीज आ जाएगी। यहां क्या आया था, नंबर इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी, नंबर इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी, नंबर इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी, नंबर इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी। आप यही वाला जो एनालिसिस मैंने किया यही यहां पे लगाइएगा, आपको सेम चीज आएगी। क्या, 1 इंटू 1/3, 1/3 इंटू 2, 1/3 इंटू क्या, 1/6 इंटू क्या, 3 प्लस 1/6 इंटू 4, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आएगी, है ना। इसका भी मैं फार्मूला लिख दूंगा। तो अब देखो ध्यान से, यहां पे तो क्या था, सारे नंबर लेने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, सेम थी। 1 की भी उतनी ही प्रोबेबिलिटी थी जितनी 2 की थी, जितनी 3 की थी, जितनी की 4। मतलब सारे नंबर इक्वल चांसेस थे सारे नंबर के आउटकम में आने के, 1/4, 1/4, 1/4। तो सबका एक तरह से वेट क्या हो गया, वेटेज सबका सेम हो गया। ऐसा नहीं हो रहा है कि कोई नंबर ज्यादा बार आने के चांसेस है और किसी नंबर के आने के चांसेस कम बार हैं, है ना, ऐसा नहीं है। यहां के केस में सारे नंबर के आने के चांसेस क्या है, इक्वल हैं, इसीलिए सबका क्या है, वेटेज सेम है। सबका वेटेज सेम है तो ये जस्ट कन्वर्ट हो गया एक नॉर्मल एवरेज की तरह। जब आप नॉर्मल एवरेज निकालते हो तो सबका वेट सेम होता है, उसमें ऐसा नहीं कि किसी के वेट की ज्यादा अहमियत है और किसी के वेट की कम अहमियत है, सबके वेट की इक्वल अहमियत है नॉर्मल एवरेज में। तो आप सिंपली सबका वेट जोड़ के टोटल नंबर ऑफ जितने हैं लोग, 50 स्टूडेंट हैं या 50 नंबर्स हैं, उससे डिवाइड कर देते हो तो एवरेज निकाल जाता है। उसको कहते हैं नॉर्मल एवरेज, जिसमें आप सबके वेटेज को सेम दे रहे हो, मतलब सब लोग इक्वली हैं। लेकिन यहां पे ध्यान से देखो, इस केस में 1 के आने और 2 के आने के चांसेस 3 और 4 के आने के चांसेस से क्या है, ज्यादा है। मतलब 1 का वेटेज एक तरह से ज्यादा है, 1 इंटू 1/3 है, 2 इंटू 1/3 है, जबकि 3 इंटू 1/6 है, 4 इंटू 1/6 है। अगर इसको एग्जाम्पल से लेना है तो ध्यान से देखना, यहां पे अब आप सिंपल एवरेज कर रहे हो क्या, 1 + 2 + 3 + 4/4 कर रहे हो क्या, नहीं कर रहे हो इस केस में ना। यहां इक्वल वेट था, आपने निकाला, यहां भी वेटेड एवरेज था, लेकिन वेट सबका सिंपल था, सबका इक्वल था, तो वो नॉर्मल एवरेज में ब्रेक हो गया था, तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। अगर दूसरे केस में मैं देखूं तो मैं मान लेता हूं एक ऐसा नंबर लेते हैं जो डिवाइड हो जाता है इजीली। देखिए, तो अगर मैं ले लूं 99, 6 × 18, 6 × 18, है ना, तो मैं 198 ले लेता हूं। 198 नंबर्स इमिट किए, है ना, 198 नंबर्स रैंडम वेरिएबल एक्स ने इमिट किए। तो अब देखो उसमें से 1 कितनी बार आया होगा, 198/3 टाइम्स 1 कितनी बार आया होगा, 198/3 टाइम्स, दैट इज 66 टाइम्स। 2 कितनी बार आया होगा, 66 टाइम्स। 3 कितनी बार आया होगा, 33 टाइम्स। 4 कितनी बार आया होगा, 33। टोटल जोड़ लो, 198 नंबर इमिट हुए। 1 उसमें से 66 बार आया, 2 उसमें से 66 बार आया, 3 उसमें से 33 बार, 4। तो अब देखो, अब इस 198 नंबर्स का मैं अगर निकालूं क्या एवरेज, अब मुझे एवरेज निकालना है। तो अब देखो 198 नंबर्स का एवरेज, तो 66 गुणे 66 बार 1, 66 बार 2 और 33 बार 3 और 33 बार 4। अब अगर ध्यान से देखो, ध्यान से अगर देखो, 1 का टोटल नंबर्स अगर 198 नंबर्स आए हैं तो उसमें 1 66 बार आया है, तो वो 66 बार वेट में कंट्रीब्यूट कर रहा है। 2 66 बार आया है, वो 66 बार वेट में कंट्रीब्यूट को आया, जबकि 198 में 3 केवल 33 बार ही आया, उसके वेट का कंट्रीब्यूशन केवल 33 बार ही है। उस 4 के वेट का कंट्रीब्यूशन केवल
कितने बार है? 33 टाइम्स ही है। किसका वेट ज्यादा बार जुड़ रहा है? 1 का वेटेज ज्यादा है, 1 ज्यादा बार जुड़ रहा है, 2 ज्यादा बार जुड़ रहा है, क्योंकि उनके आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो उनका कंट्रीब्यूशन वेट्स में ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स होगा कंपेयर टू उनसे जिनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, कम है, उनका वेट में कंट्रीब्यूशन लेस नंबर ऑफ टाइम्स होगा। इसी को मैं कह रहा हूं वेटेज एवरेज। ऐसा नहीं कि 1 देखो 1 66 बार लिए हो जबकि 3 33 टाइम्स लिए हो, जबकि नॉर्मल एवरेज होता तो 1 को भी एक बार लेते, 3 को भी क्या लेते, एक ही बार लेते, है ना, या इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स लेते, है ना, इक्वल नंबर, जैसे यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स है, सबका वेट बराबर था तो सब इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आए थे, जस्ट लाइक नॉर्मल एवरेज हो गया। यहाँ पे क्या है, 1 का वेट 66 बार लियो जबकि 3 का वेट 33 बार ही लिए हो। किसका वेटेज ज्यादा लियो आप? कौन ज्यादा वेट में कंट्रीब्यूट कर रहा है? मोर नंबर ऑफ टाइम्स, 66 मोर नंबर ऑफ टाइम्स कंट्रीब्यूट कर रहा है इसका, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। इसी को हम कहते हैं वेटेज एवरेज। इसको फिर ब्रेक करोगे तो ये फिर से वही आ जाएगा, 1/3 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 2 प्लस 1/6 इंटू 3 प्लस 1/6 इंटू 4, यही आ गया, है ना, एवरेज। इसी को कहते हैं एक्सपेक्टेड। तो यहां हम वेटेज एवरेज निकालते हैं, क्यों? क्योंकि जो वैल्यूज आपका रैंडम वेरिएबल अज्यूम कर रहा है दैट इज इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी है। तो जिस चीज की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है वो ज्यादा बार आएगा तो उसका वेट ज्यादा बार जुड़ेगा। जिस चीज की प्रोबेबिलिटी कम है वो कम बार आएगा तो वो कम ही बार जुड़ेगा, उसका वेट कम बार जुड़ेगा, लेस नंबर ऑफ टाइम्स, है ना। और जो ज्यादा बार आएगा उसका वेट ज्यादा नंबर ऑफ टाइम जुड़ेगा। तो हम प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, इसी को हम कहते हैं वेटेज एवरेज। प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके आपने वेट डाल दिया कि जो ज्यादा बार आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई होते ही उसका, अगर ज्यादा प्रोबेबिलिटी है तो उसका वेटेज ज्यादा जुड़ गया, जिसकी प्रोबेबिलिटी कम है उसका वेटेज आपने कम लिया, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है उसका ज्यादा लिया, क्योंकि आपने करस्पॉन्डिंग नंबर को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते ही आपने क्या कह दिया कि मैं वेटेज एवरेज ले रहा हूं। अगर आप प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई नहीं करते, सिंपल एवरेज निकालते, नंबर्स को ऐड करके कितने टोटल नंबर है उससे डिवाइड करते तो सिंपल एवरेज होता। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप प्रोबेबिलिस्टिक मेजरमेंट है तो उसके हिसाब से जो जिसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी वो ज्यादा बार आप ऐड कर रहे हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी कम है उसको कम बार ऐड कर रहे हैं, तो आप यहां क्या ले रहे हो, वेटेज एवरेज ले रहे हो। इसी को हम कहते हैं वेटेज एवरेज। तो जस्ट वहां पे हम सिंपल एवरेज निकालते थे, रैंडम वेरिएबल के केस में हमें वेटेज एवरेज निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रैंडम वेरिएबल जो वैल्यूज अज्यूम करता है हर वैल्यू के साथ कोई प्रोबेबिलिटी अटैच होती है, तो जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा उसका ओवरऑल वेटेज ज्यादा, वो ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स ऐड होगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी कम उसका वेटेज कम, मतलब वो लेस नंबर ऑफ टाइम्स ऐड होगा। तो इसी को कहते हैं वेटेज एवरेज। तो क्या हो गया वेटेज एवरेज का फॉर्मूला? सिंपली अभी इन दोनों केस पे मैं आऊंगा, अभी मैं फार्मूला लिख देता हूं, है ना। तो देखो इस केस में आपका एवरेज क्या आया, ठीक है, दोनों को मैं लिख देता हूं, है ना, दोनों केसेस को। तो यहां पे आ गया आपका एवरेज 1/4 इंटू 1 प्लस 1/4 इंटू 2, तो ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4/4, ये सबका वेटेज इक्वल था क्योंकि सबकी प्रोबेबिलिटी सेम थी, तो इसीलिए ये जस्ट लाइक नॉर्मल एवरेज आ गया, ये 2.5 आ गया। यहाँ पे क्या आ गया, 1/3 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 1 प्लस 1/6 इंटू 3 प्लस 4/6। तो यहाँ 2/6 2/6 3/6 4/6 4 प्लस 3 7 प्लस 4 11/6 आ गया इसका, है ना। इसका वेटेज एवरेज ये आ गया। तो यहाँ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, अगर इसको मैं y मान लूं तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y इज नथिंग बट दिस, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज नथिंग बट दिस, है ना। तो ये आ गया। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू हमें कैसे निकालनी होती, किसी भी रैंडम वेरिएबल की, कुछ नहीं करना है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो वो कोई रियल इंटीजर नंबर ले सकता है, राइट फ्रॉम -∞ टू +∞, जितने रियल इंटीजर नंबर्स पॉसिबल हैं उन्हीं में से कुछ रियल इंटीजर नंबर लेगा विद सम प्रोबेबिलिटी, कुछ रियल नंबर इंटीजर नंबर लेने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0, जिनको वो अज्यूम ही नहीं करेगा, यही होता है। तो मैं क्या करूं, k फ्रॉम -∞ से ∞, जितनी वैल्यूज पॉसिबल है रियल इंटीजर की उनको अज्यूम करने की कुछ प्रोबेबिलिटी होगी, किसी की 0 होगी जिसको अज्यूम नहीं कर रहा होगा, किसी की कुछ होगी 1/4 1/2 कुछ होगी जिनको वो अज्यूम कर रहा होगा। लेकिन नंबर्स तो कहां से होंगे, राइट फ्रॉम k -∞ से +∞, इन्हीं के बीच में कोई रियल नंबर्स होंगे जिनको ये अज्यूम कर रहा होगा। तो मुझे करना क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट x अज्यूम द वैल्यू k अगर वो वैल्यू अज्यूम कर रहा है जो -∞ से ∞ के बीच में, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, मल्टीप्लाइड बाई
दैट नंबर, ये यहां पे इनटू कर लो, स्टार कर लो, है ना। तो अगर वो k वैल्यू अज्यूम कर रहा है तो जो वैल्यू अज्यूम कर रहा है वो मल्टीप्लाइड बाय दैट प्रोबेबिलिटी। ऐसे वो जितने वैल्यूज अज्यूम कर रहा है राइट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, नंबर मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी प्लस नंबर मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी प्लस नंबर मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी, जो नंबर अज्यूम कर रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी, जो नंबर अज्यूम कर रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हुए ऐड करते जाओ, और ये समेशन राइट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जितनी जो वैल्यूज पॉसिबल है जिनको वो अज्यूम कर सकता है सबके ऊपर ये सबको ऐड करते जाओ, तो जो निकलेगा वही होगा क्या, इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू। यहां ये 4 ही वैल्यू अज्यूम कर रहा था जिनकी कुछ प्रोबेबिलिटी थी, बाकी इंटीजर वैल्यू की अज्यूम करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0, क्योंकि उनको अज्यूम ही नहीं कर रहा है। तो अब यहां मैं कहूंगा 0 अज्यूम करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0, तो 0 इंटू प्रोबेबिलिटी दैट 0 हो गया, वो -1 इंटू प्रोबेबिलिटी दैट x अज्यूम वैल्यू -1, x अज्यूम कर -1 अज्यूम करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 0 इंटू -1 0 हो जाएगा। -2 अज्यूम करने की क्या है, 0 प्रोबेबिलिटी, तो 0 इंटू -2 क्या हो जाएगा, 0। तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू k इंटू k 0 हो जाएगा अगर वो वैल्यू इस सैंपल स्पेस में नहीं है, क्योंकि उसको अज्यूम करने की जो वैल्यू सैंपल स्पेस में नहीं है उसको अज्यूम करने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। तो हमें समेशन ये नॉन जीरो तभी होगा केवल सैंपल स्पेस के ऊपर, बाकी k की वैल्यूज के लिए ये क्या होगा, प्रोडक्ट 0 होगा, ये प्रोडक्ट नॉन जीरो होगा k इंटू पी एक्स इज इक्वल टू k उन वैल्यूज के लिए जो इस सैंपल स्पेस में है, क्योंकि जो सैंपल स्पेस में वैल्यू होंगी वैल्यू इंटू प्रोबेबिलिटी कुछ वैल्यू होगी, वैल्यू इंटू प्रोबेबिलिटी कुछ वैल्यू होगी, वैल्यू इंटू प्रोबेबिलिटी कुछ वैल्यू होगी, जो वैल्यू सैंपल स्पेस में नहीं है उनकी प्रोबेबिलिटी तो 0 होती है। तो ये जब ये वाला टर्म 0 हो गया, फिर ये वैल्यू कुछ भी हो 0 इंटू समथिंग इज 0, उनके लिए तो ये 0 होगा। तो हमें समेशन अल्टीमेटली ब्रेक हो जाएगा केवल उन नंबर्स पे जो सैंपल स्पेस में हैं। तो जो सैंपल स्पेस में नंबर है वो वैल्यू उनकी प्रोबेबिलिटी, वो वैल्यू उनकी प्रोबेबिलिटी, वो वैल्यू उनकी प्रोबेबिलिटी ऐड कर दो, एक्सपेक्टेड वैल्यू x निकल जाएगा। ये फार्मूला है, इसको हम कहते हैं वेटेड एवरेज, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हो, जो वैल्यू अज्यूम कर रहा है वो उसकी प्रोबेबिलिटी से, मतलब प्रोबेबिलिटी हाई है तो वो ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स आएगा, तो उसका आपने प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके उसका वेटेज बढ़ा दिया। जो कम नंबर ऑफ टाइम्स आएगा उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके उसका वेटेज ओवरऑल घटा दिया, है कि नहीं। अब यहाँ इस केस में देखो, ये आपने सबका वेटेज सेम था तो 1 भी एक बार, 2 भी एक बार, डिवाइडेड बाई 4, लेकिन यहाँ क्या किया, 1 को 1/3 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन 3 को 1/6 से, तो 1 का वेट आपने बढ़ा दिया उसको 1/3 से मल्टीप्लाई करके, जबकि 3 को 1/6 मतलब 1/3 से कम से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो 3 के कंपेयर में 1 को आपने वेटेज ज्यादा दिया उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके, जबकि 3 को आपने वेटेज कम दिया बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 1/6। तो इसी को हम क्या कह रहे हैं, वेटेड एवरेज कह रहे हैं। अब एक चीज जो सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं, मैं उसके बारे में बात करने वाला हूं, अबाउट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। क्या देखो ध्यान से सुनना, क्या इसके बारे में कई बार लोग समझ लेते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, वो वैल्यू जो एक्सपेक्टेड वैल्यू जो आएगी कि रैंडम वेरिएबल की, वो वैल्यू इन्हीं में से कोई वैल्यू होगी जिसको वो अज्यूम कर रहा है। ऐसा है क्या, ध्यान से देखो, यहां इस रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेड वैल्यू x कितनी आई, 2.5 ऐसी वैल्यू है क्या जो रैंडम वेरिएबल x अज्यूम कर रहा है, ये नहीं, वो तो 1 अज्यूम कर रहा है, या तो 2 अज्यूम कर रहा है, या तो 3 या तो 4। यहां पे भी y रैंडम वेरिएबल 1 2 3 4 अज्यूम कर रहा है विद दिस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, है ना। तो उसकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू आई, एवरेज वैल्यू 11/6, क्या वो इसी सेट में से है 1 2 3 4 में से, नहीं। तो ये जरूरी नहीं है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू किसी रैंडम वेरिएबल की निकालो और वो इसी सैंपल स्पेस में से कोई एक वैल्यू हो, ऐसा नहीं है। एक्सपेक्टेड वैल्यू x उसका ओवरऑल वेटेड एवरेज क्या वैल्यू आएगी उसको बता रहा है, और वो वैल्यू इस सैंपल स्पेस में से कोई वैल्यू हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, जैसे यहां नहीं है, दोनों केस में नहीं है, जो वैल्यू एवरेज आई वो नहीं है। ये सिग्निफाई फिर क्या करता है, देखो मैं ध्यान से बताता हूं इससे क्या इंफॉर्मेशन मिलती है आपको। अब देखो इसको अगर मैं दिखाऊं, ये 1 वैल्यू अज्यूम कर रहा था, 2 वैल्यू, 3 and 4, ठीक है, और जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x आई थी वो 2.5 आई थी, है ना, ये यहीं कहीं होगी इसके बीच में। तो ये था एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x आया था ये, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है अगर आप समझोगे, ये जो इंटरप्रिटेशन हम निकाल रहे हैं ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट। अब देखो ये एक्सपेक्टेड
1 का वेट, 2 का वेट, 3 का वेट, 4 का वेट, सबका वेट सेम था। सबकी प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी ही वेट है, प्रोबेबिलिटी ही उस करस्पॉन्डिंग नंबर का वेट है। जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा उसका वेट, करस्पॉन्डिंग वेट बढ़ गया, क्योंकि उसमें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बढ़ गया। और जिस नंबर का प्रोबेबिलिटी कम, तो उसका वेटेज घट गया, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन उसमें एक छोटे नंबर से होगा। ठीक है ना। तो अब देखो यहां पे सबका वेट सेम था, तो 1 और 2 अपनी तरफ भाई जो नंबर है एवरेज निकाल लो, तो जिस नंबर का वेटेज ज्यादा हो वो अपनी तरफ उस नंबर को खींचता है। ये हमारा वेट ज्यादा है, जैसे एक तरह से रस्सा कैसे समझो, इधर वेट ज्यादा तो इधर खींचेगा, उधर वेट ज्यादा तो उधर खींचेगा। यहां सबका वेट देखो बेटा सेम था, एवरेज वैल्यू या वेटेड एवरेज कितना आया 2.5, बीच में आया कि नहीं। इनका वेट भी 1 और 2 का भी उतना ही था जितना 3 और 4 का, तो इन बिटवीन लाई कर गया। ये दो नंबर इधर उतने ही वेट के, ये दो नंबर उधर भी उतने वेट के, तो बीच में रस्सा कस्से में बीच में रह गया। दोनों के वेट सेम थे, 3 और 4 का भी उतना वेट था, 1/4 1/4 1/2 1/2 का। लेकिन अब दूसरे केस में देखते हैं, इस केस में वैल्यू कितनी आई 11/6। 11/6 इज नथिंग बट लेस देन 2, थोड़ा सा 2 से कम। इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू y की कितनी आई है देखो। तो ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। ठीक है। इसमें कहां आया एवरेज? एवरेज इज समवेयर हियर। कितना 11/6 लेस देन 2 होगा, जस्ट क्लोज टू 2 है ना। अगर 12 होता तो 12/6। अब देखो यहां पे 1 और 2 का वेट कंपैरेटिवली या प्रोबेबिलिटी, उसी को वेट कहते हो, इज हायर कंपेयर टू वेट्स ऑफ 3 एंड 4। इसीलिए आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू किस तरफ ज्यादा है, टिल्टेड किस तरफ, किसके पास में ज्यादा है 1 और 2 के ज्यादा पास में है। 2 के क्लोज, 1 के भी पास में ही है ना। जबकि 3 से ज्यादा दूर है, 4 से ज्यादा दूर। 3 और 4 नंबर के कंपेयर में वो 1 और 2 नंबर के ज्यादा क्लोज में है, 3 और 4 नंबर से वो दूर है, क्योंकि उनका वेट कम था। तो यही हमेशा होता है, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू किसी रैंडम वेरिएबल की होती है, वो जरूरी नहीं है कि सैंपल स्पेस में से कोई वैल्यू हो भी सकती है, नहीं भी। और दूसरी इंफॉर्मेशन, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू यक्स उस तरफ ज्यादा होती है, जिन नंबर्स को या जिन सैंपल वैल्यूज की लेने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, उस तरफ वो ज्यादा टिल्टेड रहती है कंपेयर टू उन नंबर्स के जिनके अज्यूम होने की प्रोबेबिलिटी कम है। इसी का मतलब है ये वेटेड है ना। यही अगर आपका सिंपल एवरेज होता तो इस केस में ऐसा नहीं होता है ना। तो जहां पे वेट्स ज्यादा हैं, जहां पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा है जिनकी, उस तरफ ये ज्यादा झुका हुआ होता है कंपेयर टू उनके जिनके प्रोबेबिलिटीज कम है। ये सिग्निफाई करता है। ठीक है ना। तो लिखो इसकी प्रॉपर्टीज एक्सपेक्टेड वैल्यू। होप मैंने क्लियर कर दिया होगा। अभी मैं फिर कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल की भी ये फार्मूला लिख दूंगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्या होता है किसी रैंडम वेरिएबल का, है ना। इसी को बस डिराइव कर दूंगा, तो ये समझ में आपको आ गया होगा। लिखिए इसको, वेटेज एवरेज हम कहते हैं इसको। लिखिए द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, expected value of a random variable is nothing but the weighted average of the values it assumes, the weighted average of values it assumes, है ना, values it assumes, full stop. If we want to assign, if you want to identify लिखो ज्यादा, if we want to identify a random variable by a single value, if we want to identify a random variable by a single value, then that value would be the expected value of x. अगर मैं
रैंडम वेरिएबल को एक सिंगल नंबर से आइडेंटिफाई करना चाहूं या एक सिंगल नंबर से उसको डिफाइन करना चाहूं, एक सिंगल नंबर के टर्म में डिफाइन करना चाहूं, तो दैट नंबर वुड बी नथिंग बट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। जैसे मैं पूरी क्लास की परफॉर्मेंस को एक सिंगल नंबर से जब मैं रिप्रेजेंट करना चाह रहा था, तो दैट नंबर इज नथिंग बट द एवरेज मार्क्स ऑफ पर स्टूडेंट। और जो एवरेज मार्क्स आप निकालते 50 स्टूडेंट का, तो वो जरूरी नहीं है कि वो किसी एक स्टूडेंट का मार्क निकल के आता, वो ऐसा मार्क्स निकल के आता जो हो सकता है वो किसी स्टूडेंट का मार्क उतना ना हो। ठीक है, ये भी पॉसिबल है ना, वही चीज यहां भी हो रही है कि नहीं? ठीक है, समझ में आ रही बात? तो अगर एक सिंगल नंबर से मुझे इसको आइडेंटिफाई करना हो, एक सिंगल नंबर इसको असाइन करना हो, एक सिंगल नंबर से इसको बताना हो एक सिंगल नंबर के टर्म में, तो दैट नंबर विल बी नथिंग बट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, आगे चीज लिखिए इसी में दूसरा पॉइंट लिखिए, क्या है? द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल could be a value from the sample space, could be a value from the sample space। सैंपल स्पेस में की कोई एक वैल्यू हो सकती है, वो ऐसे एग्जांपल मिल जाएंगे आपको। could be a value from the sample space, or could be a value different from the sample space। जरूरी नहीं कि वो वैल्यू सैंपल स्पेस की ही कोई वैल्यू हो, कुड बी डिफरेंट फ्रॉम द सैंपल स्पेस। दोनों पॉसिबिलिटी हैं। जैसे सेम वैल्यू कब हो सकती है, जैसे मैं ये कहता, बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे आपको। इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, इसकी 1/3, इसकी 1/3, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए। अब देखो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू मैं कैसे निकालता, 0 × 1/3 प्लस 1 × 1/3 प्लस 2 × 1/3। देखो क्या आता, 0 + 1/3 + 2/3, ये आ जाता 1। एक वैल्यू उसी में से आ गई कि नहीं, जो सैंपल स्पेस की, जबकि यहां पे जो वैल्यूज आई डिफरेंट फ्रॉम द सैंपल स्पेस। तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। फुल स्टॉप के बाद लिखो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। तो आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू आपको पता चल गई तो आप बहुत सारी चीजें बता सकते हो, बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसमें हिडन है। इफ यू वांट टू एनालाइज इट, अगर आपने जस्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना तो फिर तो आप करते रहो, है ना, कोई मतलब नहीं है फिर उसका। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स विल ऑलवेज बी नियर टू दोज सैंपल वैल्यूज whose probabilities is on higher side, compared to sample values whose probabilities are on lower side। तो ये किसके नियर रहेगा, जिनकी प्रोबेबिलिटीज हायर होंगी। जैसे यहां पे 1 और 2 के ज्यादा क्लोज है कंपेयर टू 3 और 4 के, क्योंकि इनकी प्रोबेबिलिटीज ज्यादा हैं। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू विल बी नियर टू दोज सैंपल वैल्यूज व्हिच आर हैविंग हायर प्रोबेबिलिटीज and will be away from those values which are having lesser probabilities, है ना, इसका ये मतलब है। तो ये इंफॉर्मेशन समझ में आ गई, है ना, क्या कंपैरिजन है ये आपको समझ में आ गया, है ना। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स को ये मत समझ लेना कि वो सैंपल वैल्यूज में से ही कोई वैल्यूज होना चाहिए, एक्सपेक्ट क्या वो ले सकता है, ऐसा नहीं है। ये किसी को गलतफहमी होती है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ये बता रहा है कि कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा चांसेस हैं वो ले सकता है। ऐसा नहीं है बेटा, ये ऐसा नहीं है। कौन सी वैल्यू लेने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, यहाँ पे 1 और 2 लेने के सबसे ज्यादा चांसेस है, दोनों की 1/3 है। प्रोबेबिलिटी बता रही है किसके लेने के ज्यादा चांसेस हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू यक्स नहीं बता रहा। एक्सपेक्टेड वैल्यू यक्स उन वैल्यूज के ज्यादा पास होगा जिनकी प्रोबेबिलिटीज ऑब्वियसली हायर साइड में है कंपेयर टू दोज वैल्यूज व्हिच आर हैविंग लेसर प्रोबेबिलिटीज, है ना। समझ में आई बात, है ना, खतरनाक है ना, बहुत सारी चीजें। अब फिर से आते हैं बेटा क्लास A क्लास B पे। अब वेरिएंस की क्यों जरूरत पड़ी, नहीं रुक जाओ, अभी हमने तो डिस्क्रीट टाइम रैंडम वेरिएबल का पढ़ा ना, कॉन्टिन्यूअस का पढ़ लेते हैं। फिर इस लेक्चर को क्लोज करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या, वेरिएंस की बात नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, नहीं तो लंबा लेक्चर खुद जाएगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल,
तो करना वही है जो आपने डिस्क्रीट में किया। करना क्या होता है, जो वैल्यू लिया उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो, फिर ऐसे जितनी वो वैल्यू लिया सबको ऐड करते जाओ, मल्टीप्लाई करके प्रोबेबिलिटी से आ गया ऑफ अ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो लेट्स से वो रैंडम वेरिएबल क्या है, x है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, वहां पे पीएमएफ होता है, यहां पे पीएमएफ के करस्पॉन्डिंग क्या होता है, पीडीएफ। अब देखो यहां पे फार्मूला डिराइव कर देते हैं, फिर इस लेक्चर को क्लोज करेंगे। क्लास ए क्लास बी पे फिर से आएंगे वेरिएंस के केस में नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थोड़ा सा लेक्चर मैं छोटा कर देता हूं ना, नहीं तो एक ही लेक्चर लेंदी हो जाता है। अब देखिए क्या है, अगर रैंडम वेरिएबल हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए होती है एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए, रैंडम वेरिएबल x है, लेट्स से रैंडम वेरिएबल क्या है आपके पास, x है, तो हमें क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। इसका फार्मूला बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, मैं फिर से उसको समझा देता हूं। आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए किसी रैंडम वेरिएबल की क्या चाहिए होती है, वो जो वैल्यूज अज्यूम कर रहा है, रियल नंबर जो अज्यूम कर रहा है, उस रियल नंबर की अगर मुझे प्रोबेबिलिटी पता हो तो दैट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी करता जाऊं, और जितनी ये सैंपल वैल्यूज लिया है सबको ऐसे करते जाऊं, वो नंबर और उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करूं और इन सबको क्या कर दूं, ऐड करता जाऊं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है ना, और कुछ नहीं करना है। तो आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए किसी सैंपल के एज्यूम करने की टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, सबसे पहली चीज। तो अब अगर देखो मैं एक रैंडम वेरिएबल x और x प्लस dx के बीच में, क्योंकि कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल में क्या होता है, हम एक स्मॉल रेंज की प्रोबेबिलिटी डिफाइन करते हैं कि x रैंडम वेरिएबल कैपिटल S स्मॉल x की विसिनिटी में कोई वैल्यू ले रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी मैं डिफाइन करता हूं। क्या प्रोबेबिलिटी डिफाइन करता हूं मैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की वैल्यू एट स्मॉल x मल्टीप्लाइड बाय dx, यही होता है प्रोबेबिलिटी, यही हमने पढ़ा था, ध्यान से देखना। मैं फार्मूला इसका डिराइव कर देता हूं, लिख देता हूं लॉजिकली, आपने जो रट्टा मारा है उसको समझ में आपको याद जाएगा। यहां देखो कैपिटल x है सफिक्स में ना, ध्यान रखना ये स्मॉल x है। ठीक है, तो अब देखो ये क्या बता रहा है, प्रोबेबिलिटी दैट x टेक्स द वैल्यू, रैंडम वेरिएबल कैपिटल X टेक्स द वैल्यू इन द विसिनिटी ऑफ स्मॉल x। ये स्मॉल x की बहुत ही स्मॉल रेंज है, मतलब स्मॉल x के एकदम पास में एक स्मॉल रेंज है dx की, उस रेंज में वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब देखो fx इंटू x dx, ये वैल्यू भी बहुत स्मॉल है क्योंकि आपने रेंज लिया है, दैट इज सो स्मॉल, दिस प्रोबेबिलिटी इज इटसेल्फ वेरी स्मॉल। fx x इज अ फाइनाइट वैल्यू, मैंने ये बताया था, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की वैल्यू एक फाइनाइट वैल्यू आती है क्योंकि स्मॉल अपॉन dx, स्मॉल क्या जाता है, फाइनाइट। लेकिन ये फाइनाइट इंटू dx इज वेरी वेरी स्मॉल, दिस प्रोडक्ट इज इटसेल्फ वेरी वेरी स्मॉल एंड टेंडिंग टू जीरो। बहुत स्मॉल प्रोडक्ट है ये, क्योंकि फाइनाइट इंटू dx इज वेरी स्मॉल, दिस प्रोडक्ट इज वेरी 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 स्मॉल। ठीक है ना, अब ये बता रहा प्रोबेबिलिटी दैट x टेक्स द वैल्यू इन द विसिनिटी ऑफ स्मॉल x। मैं इसी को ये लिख सकता हूं क्या, x की रैंडम वेरिएबल कैपिटल X स्मॉल x वैल्यू ले, उसकी प्रोबेबिलिटी भी अप्रोक्सीमेटली यही होगी कि नहीं, मैं ये लिख सकता हूं कि नहीं, क्योंकि ये बता रहा है कि x की विसिनिटी में वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी क्या, x के बगल में बहुत ही स्मॉल रेंज dx है, ये dx बहुत ही छोटा है, तो ये अप्रोक्सीमेटली x के एकदम पास ही है, तो मैं ये कह सकता हूं x वैल्यू लेने की ही प्रोबेबिलिटी fx इंटू x dx है कि नहीं। और एक सिंगल वैल्यू लेने की कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल में प्रोबेबिलिटी क्या होती है, टेंडिंग टू जीरो होती है, मैंने बताया था, और ये चीज टेंडिंग टू जीरो ही है बेटा। fx x बहुत ही ये फाइनाइट वैल्यू है और dx बहुत ही स्मॉल है, टेंडिंग टू जीरो, तो ये प्रोडक्ट फाइनाइट इंटू टेंडिंग टू जीरो, टेंडिंग टू जीरो ही है। तो मैं इसी को ब्रेक करके क्या कह रहा हूं, प्रोबेबिलिटी दैट x कैपिटल रैंडम वेरिएबल x टेक्स द वैल्यू स्मॉल x इज आल्सो नियरली इक्वल टू fx x इंटू dx, क्योंकि x की विसिनिटी में वैल्यू लेना, x के पास में बहुत ही स्मॉल रेंज, तो वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है x स्मॉल x वैल्यू अज्यूम करने की ही प्रोबेबिलिटी मैं ये कह सकता हूं। अब देखो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए क्या करना था, अगर रैंडम वेरिएबल x स्मॉल x वैल्यू ले रहा है तो वो वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट वैल्यू, वो प्रोबेबिलिटी क्या है, ये है, वो प्रोबेबिलिटी क्या है, ये है ना। अब ऐसे जितने स्मॉल x वैल्यूज उसने लिए होंगे और उनकी प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन मैं सबको अगर ऐड कर दूं तो मुझे क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू x। तो ये जितने सारे ऐसे स्मॉल x होंगे, और ये चूंकि कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जितने स्मॉल x पॉसिबल हैं
उन सबका समेशन, और कंटीन्यूअस के केस में समेशन क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन में ब्रेक हो जाता है। तो इंटीग्रेशन, तो स्मॉल एक्स जितने सारे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पॉसिबल हैं वो सारे स्मॉल एक्स वैल्यू अज्यूम करने, वो सारे जो स्मॉल एक्स ये अज्यूम कर रहा है उनकी प्रोबेबिलिटी से उसका मल्टीप्लीकेशन और इन सबको इंटीग्रेट कर देना, मतलब समेशन कर देना, विल गेट यू द वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। यही फार्मूला आपने शायद पढ़ा होगा, ठीक है। ये फार्मूला हो गया। In case of continuous random variable, the expected value of random variable is nothing but the small x into fxx dx minus infinity to infinity। स्मॉल x वेरी कर रहा है माइनस इंफिनिटी से कहां तक, प्लस इंफिनिटी तक। तो वही चीज है जो आप डिस्क्रीट में कर रहे थे उसी को कंटिन्यूअस में आपने एक्सटेंड कर दिया। नथिंग स्पेशल, नथिंग डिफरेंट, है ना, सब कुछ वही किया है, बस उसको समेशन ब्रेक हो जाता है इंटीग्रेशन में व्हेन इट कम्स टू द कंटिन्यूअस केस एंड इंटीग्रेशन ब्रेक्स इनटू समेशन व्हेन इट कम्स टू द डिस्क्रीट केस, है ना। ये चीज होती है, ये आपको पता है, तो इस तरह से आप करते हो, ठीक है ना। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू का होप आपको मतलब समझ में आएगा। व्हाई वी कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, ऐसे नहीं फर्जी में आ गया कि बस एक कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए और आपको जबरदस्ती पढ़ाने के लिए। बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव है और इतने सारे रैंडम इवेंट का आप इतना क्लोज एनालिसिस कर पाते हो, उसको एनालाइज करके बहुत सारी चीजें डिजाइन कर देते हो, कम्युनिकेशन सिस्टम खड़ा कर देते हो, प्रिडिक्शन कर पाते हो, ये इन्हीं सबकी देन है ना। आप एनालिसिस पहले ही कर लेते हो कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं और उसी के बेस पे एकदम सही सिस्टम, सही प्रिडिक्शन कर पाते हो, है ना। तो इतना ब्यूटीफुल है ना। तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वेरिएंस। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वेरिएंस, वेरिएंस का सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे और उसका फार्मूला यहीं से निकालेंगे। क्यों x माइनस म्यू का स्क्वायर क्यों करना पड़ता है और वेरिएंस की जरूरत क्यों पड़ी जब भाई एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x निकाल लिए थे। ये बड़ा इंफॉर्मेशन दे रहा था ना आपके किसके, रैंडम वेरिएबल के बारे में। मैंने कहा ना एक्सपेक्टेड वैल्यू x क्या है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है अबाउट द रैंडम वेरिएबल क्या है। इसकी वजह से आप बहुत सारी परफॉर्मेंस, बहुत सारे इंफॉर्मेशन निकाल पा रहे हो उस रैंडम वेरिएबल के बारे में, उसकी कैसी कैरेक्टरिस्टिक है उसको आप जान पा रहे हो ना। ये बता रहा है, ऐसे बस एक मैथमेटिकल टूल नहीं है, इस मैथमेटिक्स के पीछे बहुत सारी इंफॉर्मेशन हिडन है, इसीलिए इसको डिजाइन किया गया। नहीं तो साइंटिस्ट या बेवकूफ नहीं थे मैथमेटिशियन के, कुछ भी एक फार्मूला आपको बढ़ा दिए कि तुम कैलकुलेशन करते रहो, है ना, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। वेरिएंस का भी सिग्निफिकेंस बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसी तरह से मैं आगे जब कोरिलेशन आपको पढ़ाऊंगा, लोग फार्मूला बता देते हैं ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो कर लेना, उसका मतलब क्या है उसको भी समझाऊंगा कि क्या होता है। और अभी अब मैथमेटिक्स नहीं आई है तो बहुत लोग थोड़ा सा वो हो रहे होंगे, सर तो अभी ये सब पढ़ा रहे हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। इसके बाद ये x माइनस वेरिएंस हम पढ़ लेंगे। वेरिएंस पढ़ने के बाद जनरल nth ऑर्डर मोमेंट किसी रैंडम वेरिएबल का क्या होता है वो पढ़ेंगे, उसी लेक्चर में हो जाएगा वेरिएंस वाले में। उसके बाद हम सबसे पहला रैंडम वेरिएबल पढ़ने वाले हैं जो सबसे ब्यूटीफुल है कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल में, जो मैंने पहले नहीं बताया क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस पढ़े बिना गॉसियन रैंडम वेरिएबल के बारे में पढ़ना थोड़ा सही नहीं चीज लगा। तो हम पढ़ेंगे गॉसियन रैंडम और वहां से आपका एक्चुअल जो क्वेश्चन वाला पार्ट है बहुत शुरू हो जाएगा। लेकिन ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से इजीली लैंग्वेज में समझ सकते हो कि क्या हो रहा है, क्या पूछा जा रहा है, क्या करना है। और उसके बाद क्वेश्चन बहुत ही सिंपल मैं आगे बना दूंगा। जो आगे मैथमेटिक्स आने वाली है ना उसको भी मैंने बहुत सिंप्लीफाई करके रखा है और बहुत इंटरेस्टिंग बना के रखा है। आपको एक एक चीज इजीली सॉल्व होगी और गेट लेवल के क्वेश्चन तो बहुत इजीली बन जाएंगे, है ना, किसी टाइप का, है ना। फिर अगला सेक्शन है क्वेश्चन वाला ही, जैसे गॉसियन रैंडम वेरिएबल आएगा, गॉसियन रैंडम वेरिएबल के वेरिएंस का क्या सिग्निफिकेंस है, उसके एक्सपेक्टेड वैल्यू x का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यू फंक्शन क्या होता है, एरर फंक्शन क्या होगा, कैसे उसके टर्म में कैलकुलेशन करेंगे प्रोबेबिलिटी का, वो सारी चीजें आ जाएंगी। यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे, वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है कंटीन्यूअस में, उसकी थोड़ी सी एनालिसिस करेंगे। उसके CDF और PDF के बारे में आपके यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल के CDF के बारे में भी एनालिसिस करेंगे, उसकी कोई पूछता ही नहीं है ना। और उससे फिर डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो 1-2 लेक्चर के बाद क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं, लेकिन जो ये इंफॉर्मेशन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है ना।
तो ये कैसे हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, उसका सिग्निफिकेंस है ना। तो चीजों को सीखिए अच्छे तरीके से, कितना टाइम आप दे सकते हैं, अपनी मेहनत को बढ़ाइए, चीजों को सीखिए, फिर चीजें इंटरेस्टिंग भी होंगी, आप एक कम्युनिकेशन इंजीनियर बन पाओगे, है ना, कि आप चीजों को कर पा रहे हो, उसको यूज कर पा रहे हो, है ना। क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लोगे, वो तो है ही, वो इतना टफ नहीं चीज है, आपको टफ बना दिया जाता है। चीजों को सीरियसली अच्छे से सीखोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग होती है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में वेरिएंस के डिस्कशन के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच।